नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात करेंगे हम घुमंतू जनजातियों की। जी हां, जब हम और आप किसी भी बड़े शहर या किसी कस्बे में निकलते हैं तो कई बार सड़क के किनारे आपको कई परिवार वहां पर रहते हुए नजर आते हैं। यही वो लोग हैं जिनकी संख्या अगर मैं कहूँ तो करीब 6 करोड़ है जिनकी आबादी देश में, और 1500 से ज़्यादा इनकी जनजातियाँ हैं। इनके बारे में जो इनके हक हैं उनके क्या हैं, और सड़क पर रहने वाले ऐसे लोगों के बारे में सरकार के पास या उसके एजेंडे में क्या योजनाएं दिखती हैं और उन तक पहुंचती क्या है, उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि असल में ये लोग इस तरह की ज़िंदगी क्यों जीते हैं। लेकिन उससे पहले उन पर यह खास रिपोर्ट। बंजारे इतिहास और परंपराओं का बोझ लेकर देश के हर शहर में सड़कों और नालों के किनारे बनी झुग्गियों और टेंटों में देखे जा सकते हैं। ये बंजारे रोजी रोटी की जुगाड़ में दिन रात खटते रहते हैं। इस काम में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी अहम भूमिका निभाती हैं। पुरुष जहां एक तरफ गर्म लोहे की पिटाई कर औजार बनाते हैं तो दूसरी तरफ महिलाएं लोहे को गर्म करने वाली भट्टियां चलाती हैं। सदियों से भट्टियों में लोहा कूटते पीटते इनके इरादे भी इतने पाषाण हो गए हैं कि 21वीं सदी में भी ये लोग खुद को नहीं बदल पा रहे हैं। हम तो लवार भूबड़ी हैं, लोहा पीटने वाले। हम तो ऐसे ही रहते, कमाते खाते मौज में रहते हैं। आधुनिक मशीनों और औजारों ने इनका रोजगार लगभग खत्म कर दिया है, लेकिन ये लोग अपने परंपरागत कामकाज को छोड़ना नहीं चाहते हैं। बहुत कम है, काम ही नहीं चलता है। दूसरा काम करते नहीं है, पढ़े लिखे हैं नहीं, क्या करें। देश में घुमंतू जनजातियों की जनसंख्या करीब 6 करोड़ है। हैरानी की बात यह है कि आजादी के बाद पहली बार 2011 में इनकी जनगणना की गई। ऐसे में इन बंजारों ने सरकारी योजनाओं से कितना लाभ उठाया होगा, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। ये सब जो नोमैड्स हैं वो क्योंकि किसी एक जगह के बसे हुए नहीं हैं, ये अपने आप को बसा हुआ नहीं कहते। एक तो इनकी ये बड़ी समस्या ये हो गई कि उनको उनकी बेनिफिट्स और सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। दूसरा, क्योंकि इनके पास घर नहीं है, रहने को जगह नहीं है, तो जिन सुविधाएं जिनको हम और आप यूज्ड टू हैं या इवन स्लम एरिया में भी कुछ ना कुछ मिल जाता है, उनसे ये बेचारे वंचित रह जाते हैं। घुमंतू जनजातियों में महिलाओं की स्थिति और भी बदतर है। तमाम सरकारी योजनाओं से महरूम सड़क किनारे टेंटों और झुग्गियों में रहने वाली बंजारा महिलाओं को तो रोज शौच जाने से लेकर महीने के उन कठिन दिनों तक में संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, महीने फिर भी यहाँ शौचालय जाते हैं तो परेशानी होती है। अब ऐसा हो कि अपने घर में भी हो तो और अच्छा होता है। वो हमारे लिए टंकी नहीं है, हमारे बच्चे बहुत परेशान है। एक एक डब्बे के लिए पानी लेने जाते हैं तो फेंक देते हैं, और नाले हम नहाने को तो 2-2, 3-3 दिन हो जाते हैं। रोड पर हमारी सास हुई थी पानी के लिए, उसका बीच में से टांग टूट गई, 80 साल की है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार और मातृत्व सुरक्षा जैसी योजनाओं तक इनकी पहुंच नहीं है। कई ये हैं कि घर पे भी हो जाते हैं, हॉस्पिटल में भी होते हैं। महिला सशक्तिकरण और विकास को लेकर सरकार के अनेक दावे हैं, लेकिन बात जब घुमंतू जनजातियों की आती है तो आंकड़े मौन हो जाते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ भी इन घुमंतू महिलाओं को नहीं मिलता है। कहाँ पैदा हुआ था? ये हॉस्पिटल में हुआ। प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट में। सरकारी में नहीं? सरकार में हमें पता भी ना सरकारी का। सितंबर 2000 में
दुनिया के लगभग सभी राष्ट्राध्यक्षों ने एकमत होकर संयुक्त राष्ट्र में शताब्दी विकास लक्ष्य अर्थात मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को स्वीकार किया था, जिसमें लिंग भेद खत्म करना, महिला विकास, शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना अहम था। लेकिन जब बात इन घुमंतू जातियों की आती है तो वही ढाक के 3 पात। ये लड़की है, हाँ, सरकार ने कुछ पैसे नहीं दिए इसके लिए? कुछ भी नहीं दिया। क्या तो रे, कुछ भी नहीं करते हमारे। इसको कोई टीका उका कभी लगाते हो? वहीं लगवाया था सरकार के, वहीं फिर तो दोबारा तो नहीं लगाया। बैंकों में हम कहाँ की कमाई दे, बैंक में जमा करे, हमारे पास क्या चीज है। मुद्दा ये है कि इन महिलाओं की स्थिति में कब सुधार होगा। क्या शौचालय और स्नान जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए सुरक्षित और निजतापूर्ण स्थान मुहैया कराना इतना मुश्किल है? अगर ये स्थिति देश की राजधानी में है तो अन्य हिस्सों में कैसी होगी, ये इन घुमंतू परिवारों से मिलकर जाना जा सकता है। प्रेम बहुखंडी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। जी हाँ, आज हम बात करेंगे घुमंतू जनजातियों की, यानी कि जिन्हें हम बंजारे के नाम से जानते हैं, और उन परिवारों में महिलाओं की स्थिति क्या है, उनके लिए जो स्कीम्स चल रही हैं देश के अंदर, क्या वाकई उनको मिल रहा है लाभ, और उनकी इन हालात के लिए असल में किस तरह की स्थितियाँ जिम्मेदार हैं और बदलाव की ज़रूरत कहाँ पर है। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं जिनका मैं परिचय करा दूं। मेरे साथ डॉक्टर दुनू राय हैं जो कि एक्सपर्ट हैं अर्बन डेवलपमेंट में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ हैं रमेश जी जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। रमेश जी, आपका भी स्वागत है। और रेवा नैयर हमारे साथ हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। रेवा जी, आपका स्वागत है। और मेरे सहयोगी प्रेम बहुखंडी जो कि रिसर्च विभाग के प्रमुख हैं और जिन्होंने ज़मीनी हकीकत को देखा और समझा है, उस पर बताएंगे। प्रेम, स्वागत है आपका। शुरुआत मैं करना चाहूँगा रेवा जी आपसे, क्योंकि इनको लेकर 2011 में पहली बार मैं कहूँ कि सिस्टम जागता है और उनकी कम से कम आंकड़ों को लेकर एक खाका तैयार करने की कोशिश होती है। इतनी देरी से क्यों? देखिए, मैं जब सरकार में थी और मैंने यही महकमा संभाला था, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उस वक़्त इनके लिए कोई स्पेशल पॉलिसी नहीं थी। जो चीज़ें उपलब्ध की जाती हैं महिलाओं को और बच्चों को, जैसे कि आंगनवाड़ी है, हेल्थ केयर है, न्यूट्रिशन है, ये सब था। लेकिन 2011 में आप कह रहे हो, मैं 2006 में रिटायर हो गई थी। उसके बाद मैंने देखा है कि कॉन्शियसनेस फैली है, इनके आंकड़े भी इकट्ठे किए गए हैं और अब आप कह रहे हो 6 करोड़ के करीब लोग हैं, पर ये अलग अलग शहरों में बटे हुए हैं। मैं नहीं समझती, क्योंकि ये लोग शहर में आते हैं तो एक ठिकाने पे रुक जाते हैं, तो मैं नहीं समझती कि जो स्कीम्स हैं आंगनवाड़ी वगैरह की, अगर इनके पास ना हो, एक आंगनवाड़ी खास ना खोली जाए तो इनको मिल रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि इनको उपलब्ध हो रहा है इस वक्त हेल्थ की फैसिलिटीज़, हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटीज़, या कोई रैन बसेरा जहां इनके छोटे बच्चे हों या इनके बूढ़े लोग हों, उनको हम एक छत दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको मिल रहा है इस वक्त ये, तो इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। यानी देरी के साथ शुरुआत हुई, जो इसमें कहें कि बहुत ज़्यादा वक्त बीता है। बहुत ज़्यादा वक्त बीत गया। प्रेम, आपने क्योंकि ज़मीन पर जाकर देखा, समझने की कोशिश की, हर शहर में इस तरह के मैं कहूँ कि तंबू लगे हुए हैं, छोटे छोटे जो स्लम एरियाज़, वहाँ पर रहने को मजबूर हैं, मेट्रो के किनारे हो या फिर कई बार सड़कों के किनारे देखते हैं। असल में क्या ये, कुछ लोग ये कहते हैं कि लगातार ये लोग क्योंकि मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए तमाम योजनाएं इनके पास तक नहीं पहुँचती हैं, या वाकई स्थिति से उलट है? कई जगहों पर ये 10 साल, 20 साल, 30 साल तक रहते हैं, और किस तरह की इनके सामने बड़ी परेशानियां जो खुद महसूस करते हैं कि शायद उससे वो हर रोज़ 2-4 होते हैं। यही अचंभित करने वाली बात है कि आखिर ये चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। शहर में जहाँ चले जाइए, थोड़ी दूर में चले जाइए, इनके डेरे बने हुए हैं। जहाँ तक इनके घुमंतू प्रवृत्ति का सवाल है, ये सिर्फ नाम के ही घुमंतू रह गए हैं। अगर दिल्ली के सराय रोहिल्ला में 65 साल से लोग रह रहे हैं, 65 साल, वो कह रहे हैं कि हमने आनंद पर्वत को अपने सामने टूटते हुए देखा है। वो कह रहे हैं कि हमने सराय रोहिल्ला के आसपास जंगली जानवरों को देखा हुआ है। दिल्ली के कल्याणपुरी में 35 साल, 40 साल से रह रहे हैं। और ऐसी बाकी जगह में आप देख लीजिए, मेरठ चले जाइए, आप सहारनपुर चले जाइए, आप मध्य प्रदेश चले जाइए, इंदौर चले जाइए, सब जगह आपको मिलेगा 35-40 साल से। स्थिति ये है कि किसी को ये दिखाई नहीं देते। स्थिति ये है कि पॉलिसी मेकर, सरकार, ब्यूरोक्रेट्स उनके आसपास से गुजरते हैं, लेकिन कभी इन पर ध्यान नहीं देते। स्त्रियों की हालत तो बहुत ही ख़राब है।
मैडम कह रही हैं आंगनवाड़ी की बात, आंगनवाड़ी नज़दीक में है ही नहीं उनके, आंगनवाड़ी कहीं मिल ही नहीं रही है उनको। उनके आसपास आरटी, शिक्षा का अधिकार कानून, वो उसका सरेआम उल्लंघन हो रहा है। स्थिति बेहद खतरनाक है, बेहद नाजुक है इनकी। डॉक्टर धनु साहब, 6 करोड़ लोग आबादी में कहूँ मोटे तौर पर जो है सरकारी आंकड़ों में है, इससे हो सकता है ज़्यादा भी क्योंकि 2011 के आंकड़े हैं। क्यों ऐसा है कि नज़रअंदाज हैं ये? क्या अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे मैं कहूँ कि टुकड़ों में ये लोग हैं, छोटे छोटे कैंप में रह रहे हैं, गरीब हैं इसलिए है, या फिर ये वोट नहीं है लोगों की नज़र में, राजनीतिक दलों की नज़र में, इसलिए अब तक अनदेखे हैं? इसके शायद 2 कारण हैं। एक तो ऐतिहासिक कारण है कि ये घुमंतू क्यों रहे। ये असल में जनजाति उस प्रकार की नहीं है, ये एक ज़माने में व्यापारी हुआ करते थे। इनका काम ही था नमक, धान, अनाज, ये सब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। और इनके सामने दिक्कत कब आई? जब रेलवे फैलना शुरू हुआ है। 1851 से रेलवे फैलना शुरू हुआ है और उसकी वजह से इनका जो व्यापार था उसमें व्यवधान आने लगा। इसलिए 71 में इनको आपराधिक जाति करार दिया गया, घोषित किया गया, क्योंकि रेलवे उनको रास्ते से हटाना चाहती थी। तो एक प्रकार से आप देखें तो ऐतिहासिक रूप से इनको नज़रअंदाज किया गया है। दूसरा, इनके सामने क्या विडंबना है कि आज़ाद भारत में जितनी भी योजनाएं बनी हैं वो स्थिर आबादी के लिए बनी, यानी कि आपके पास जब तक पता नहीं होगा तब तक आपको राशन कार्ड नहीं मिल सकता, आपको वोटर कार्ड नहीं मिल सकता, आपको जिसको कहते हैं इस देश की नागरिकता पहचान ही नहीं है जब तक आपके पास एक जगह ना हो जिसको आप घर कहें। अब इस प्रकार की जाति के लिए जब घर ही नहीं है तो उसकी पहचान कहाँ से आएगी? तो इसलिए वो वंचित रहेंगे। तो इन दोनों विडंबनाओं के बीच में ये फंसे हुए हैं और जब तक प्रशासन इस बात को समझेगी नहीं, इनको जानबूझ के नज़रअंदाज कर दिया गया है, और दूसरी तरफ जब तक योजनाएं इस प्रकार की नहीं बनेंगी जो कि उनके स्वभाव और चरित्र के साथ जुड़ती हों। आंगनवाड़ी स्थिर है जी, लोग घूम रहे हैं, एक जगह पे भी हैं तो भी उनकी वहाँ पे स्थिरता नहीं है, कोई पट्टा नहीं है, तो इसलिए उनको आंगनवाड़ी से कोई लेना फायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा बोलना जी, मैं प्रेम आपका साथ हूँ, लेकिन रमेश जी जो कहा डॉक्टर दुनू साहब ने, मतलब जानबूझकर एक तरीके से नज़रअंदाज किया गया क्योंकि वो एक सरकारी सिस्टम के शायद रास्ते में एक रुकावट के तौर पर जो उन्होंने 71 का जिक्र किया उसके बाद का। इसके बावजूद आज के दौर में 21वीं सदी में दुनिया तेज़ी के साथ बदली है। हमने अपने सिस्टम को, चाहे वो सामाजिक हो या फिर सोशल हो या फिर दूसरे मैं कहूँ कि आर्थिक तौर पर हो, उस लिहाज से क्या अभी भी ये कहीं नहीं ठहरते हैं? क्योंकि जिस तरीके का हुनर इनके पास था या इनके पास है उस लिहाज से भी नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि यह समझने की ज़रूरत है कि ये लोग हैं कौन। दरअसल हमारे देश में हजारों ऐसी जातियां हैं जिनको हम घुमक्कड़ जनजातियों के रूप में जानते हैं। और जैसा कि दोनों जी ने बताया कि 1871 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें अपराधी जनजाति घोषित कर दिया गया, क्योंकि 1857 में, जिसको हम लोग प्रथम स्वतंत्रता का आंदोलन कहते हैं, उसमें ब्रिटिश सरकार बहुत सी जातियों को, और जिनमें खास तौर से नोमैडिक समाज थे, उनको बहुत ही शक की नज़र से देखती थी, क्योंकि वो लोग बिखरे हुए थे, उनके अलग अलग कल्चर थे, उनका रहन सहन, काम करने का तरीका बिल्कुल विभिन्न था। तो सरकार को ये लगता था कि ये हमारे लिए एक बड़ा खतरा हो सकते हैं। तो 1871 में उनको अपराधी या जराइम पेशा जनजाति घोषित कर दिया गया। ऐसा होने के बाद उन पर तरह तरह की पाबंदी लगा दी गई। उनसे कहा गया कि आप बिना पास के थाने में रिपोर्ट किए बगैर अपना गांव छोड़कर नहीं जा सकते। तो इन सब पाबंदियों की वजह से, और उन पर तरह तरह के अत्याचार हुए, उनका शोषण हुआ, पुलिस द्वारा उनका दमन हुआ, तो उनका जो असल में ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था जिससे वो गुजारा करते थे, वो ख़त्म हो गया। वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहाँ उनकी एक तरह से इंतजार रहती थी लोगों को, गांव के लोगों को, क्योंकि वो
बहुत ही कुशल कारीगर थे, तरह तरह के औजार बनाते थे। तो उनका जो ट्रेडिशनल जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था वो डिस्टेबलाइज हो गया। तो और आधुनिकता के नाम पर जो चीज़ें आई, जिसमें रेलवे भी एक थी, उसमें समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को लाभ तो हुआ, लेकिन एक ऐसा समाज जो घुमंतू था और वो एक स्थान से दूसरी जगह पर आ जाकर अपनी रोजी रोटी पालता था, उसके लिए इस आधुनिकता से बहुत बड़ा खतरा हुआ। खतरा, और वो एक तरीके से वास्तविक तौर पर सड़क पर खड़ा हो गया आज जाकर। प्रेम, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उस समय एक सवाल है कि क्या वाकई जिस तरह का सिस्टम उन लोगों के पास था, या वो जिस तरीके से व्यापार करते थे, जो उनके पास हुनर, जिसके बात रवि जी कर रहे हैं, समय के साथ उन्होंने भी खुद को नहीं बदला, बदलने की कोशिश नहीं हुई, और भले ही अंग्रेजों ने उन्हें, मैं कहूँ कि घोषित कर दिया हो आपराधिक श्रेणी में डालकर उनकी जातियों को, लेकिन क्या आज़ादी के बाद कभी उन पर सरकारों ने कोई काम करने की कोशिश की, उनके जीवन को बदलने के लिए कोई कवायद? मैं अपनी बात को दुन्नू सर की बात से जोड़ना चाहूँगा कि उनके पास लोकलाइज लेवल पे आइडेंटिटी कार्ड है, उनके पास वोटर आई कार्ड है, उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास राशन कार्ड भी है। और ये कोई सरकारी स्कीम में या किसी सरकारी सिस्टम में नहीं है, लेकिन कल्याणपुरी में रह रहे हैं तो स्थानीय नेता ने बन के उनका वो बना दिया है। ये तो हो गई बात एक। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं उनके हुनर की, तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का विकास एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में होगा, लेकिन अफसोस की बात है कि न तो इन पर किसी ने तकनीकी स्तर पर ध्यान दिया है। इनके पास एक हुनर है, उस हुनर को आगे विकसित किया जाए। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें वो कहती हैं कि लोगों को आगे बढ़ाया जाए, उनके हुनर को बेहतरीन किया जाए। इनका हुनर वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। मशीनें आ गई हैं, आधुनिक तरह से ये औजार बनने लग गए हैं, खेती कम हो गई है, खेती में नए तरह की मशीनें आ गई हैं, और ये अभी भी वही पुरानी चीज़ों को बनाए जा रहे हैं। घरों के अंदर अब आपको उस तरह के औजारों की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो औजार ये बना रहे हैं। इस वजह से क्या हुआ है कि इनका धीरे धीरे रोजगार तो इनका ख़त्म होना शुरू हो गया है। अभी इनके पास जब तक अल्टरनेटिव कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, जब तक इनके पास इनके लिए कोई नई स्कीम्स नहीं चलेंगी, और इनके लिए इनके हुनर को देखते हुए वो बनानी पड़ेगी। दोनों साहब, क्योंकि आज के दौर में सरकार बहुत सारी स्कीम चला रही है, मैं देखता हूँ कि अलग अलग वर्गों के लिए, अलग अलग इलाकों के लिए स्पेसिफिक स्कीम्स आ रही हैं, लेकिन क्या अभी भी आपको लगता है कि जो जिन्हें इम्प्लीमेंट करना है उस नज़र से ये इनको नहीं देखा जा रहा है, इन जातियों को नहीं देखा जा रहा है, ये एक बड़ी चूक हो रही है? स्कीम ही गलत है, क्योंकि इनकी ज़रूरत कुछ और है। एक चीज़ मैं इसमें और जोड़ देना चाहता हूँ, ये जो 6 करोड़ का नंबर गिनाया जा रहा है, ये सब समान नहीं है। बंजारा एक जनरल कैटेगरी मान लीजिए, उसके अंदर लंबाडी भी है, पिंडारी भी है, घोर भी है, और वो अलग अलग है। असल में देखा जाएगा राजस्थान में ये अपने आप को राजपूत कहलाते हैं। आप आंध्रा में चले जाएं तो ये ओबीसी बन जाते हैं, तो इनकी जाति भी बदलती है। तो ये एक कैटेगरी नहीं है, कई कैटेगरी है। और जिसका ये जिक्र कर रहे थे कि इनको आपराधिक क्यों ठहराया गया, उसका इतिहास है। अंग्रेज़ बम्बई से दिल्ली की जो राजमार्ग बना रहे थे उसमें पिंडारी आड़े आए, और पिंडारियों ने इनके ऊपर हमला किया था कि यहाँ से सड़क नहीं जाएगी, क्योंकि सड़क जाएगी तो इस आधुनिकता से हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। तभी से ये आपराधिक जनजाति ऐलान किए गए। तो इस इतिहास को देखते हुए अगर ये व्यापारी हैं, इनके अलग अलग पहचान है और अलग अलग कलाएं हैं, तो आपको उस प्रकार की योजनाएं बनानी पड़ेंगी जहाँ पे उनका एक घुमंतू जो चरित्र है उसकी रक्षा करते हुए। अब जैसे कि पासपोर्ट जो है वो कहता है आप इस देश के नागरिक हो, राशन कार्ड क्या कहता है, वो कहता है आप इस घर के मालिक हो। तो अगर आपका घर शिफ्ट कर रहा है तो आपको ऐसा एक कार्ड देना पड़ेगा जो कि उनके साथ साथ भी चले और वो सुविधा उनको हर जगह मिल पाए जहाँ पे वो जाते हैं। अगर उस प्रकार की योजना बनेगी तो शायद इनको कुछ फायदा मिलेगा। पर इनकी अगली पीढ़ी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों के वर्तमान में शिक्षा के लिए कोई ना कोई सुधार करके इनके बच्चों को स्कूल में डालना चाहिए। जैसे बंदिक मजदूर को करते हैं हम, नॉन फॉर्मल एजुकेशन दिलवाते हैं, इनके बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना चाहिए। अब सरकार ने बहुत भारी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन खोली है, उसमें जो इनके अपने स्किल्स हैं उनको उसकी डेवलपमेंट करने के लिए एक हिस्सा होना चाहिए, ताकि इनकी आगे की जो जनरेशन है, जो आगे की पीढ़ी है, उनको भी कोई रोजगार मिले, कोई ट्रेनिंग मिले। नेशनल क्राफ्ट्स काउंसिल है, वहां पे प्रिजर्व करने के लिए इनकी कोई क्राफ्ट्स हो जिनको इनको प्रिजर्व किया जाए, ताकि इनके जो आगे के लोग हैं, बच्चे हैं,
उनको भी कुछ फ्यूचर मिले। लेकिन जैसा कि प्रेम कर रहे हैं कि कई इलाकों में उनके पास सरकारी जो एक मैं कहूँ कि फॉर्मेलिटीज़ के लिए पेपर्स चाहिए वो भी है, लेकिन उसके बावजूद जो सरकार की स्कीमें, चाहे वो शिक्षा की हो, महिलाओं के लिए तमाम स्कीम्स हैं, कोई लाभ उनको नहीं मिलता है। उससे वंचित हैं ये लोग। क्यों? मैं ये क्या इसके लिए ये माना जाए कि जो स्थानीय स्तर पर प्रशासन होता है जिस पर इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर तहसील लेवल पर, वो लोग इनको देखते ही नहीं, वो मानते हैं कि नहीं ये हमारे न तो समाज का हिस्सा है और ना ही हमारे सिस्टम में कहीं कोई इनका रोल दिखता है। पर चूंकि ये बैठे हुए हैं आपकी पेवमेंट्स पे, आपके सड़क के बराबर बैठे हुए हैं, तो उनको तो देखना ही पड़ेगा, उनको पहचानना पड़ेगा और उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना वो जो उनकी अगली पीढ़ी है अनपढ़ रह जाएगी, उनके पास कोई स्किल्स नहीं होंगे, उनके पास कोई व्यापार नहीं होगा, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, तो क्या करेंगे वो लोग? तो ये सोचना ही पड़ेगा सरकार को। आई थिंक दिल्ली की गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे सोचना ही पड़ेगा इनके बारे में। लेकिन अब तक जो रूलिंग है, क्या उसके हिसाब से कहीं पर ये फिर बैठते हैं, कहीं पर नजर आते हैं? जैसे कि दोनों साहब कह रहे हैं कि क्योंकि वो स्थायी नहीं है, उनके पास कोई एक जगह का मालिकाना हक नहीं है जहां पे रेजिडेंस प्रूव कर सकें, इसीलिए वो हर जगह नेग्लेक्ट है। अगर सरकार कदम लेती है तो ये आएंगे सामने, उनको भी चाहिए कि हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चों की ट्रेनिंग हो, इनकी नौकरियां लगें, कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में उनका नाम दर्ज हो। अगर ये एक तरह से सरकार अनाउंस करेगी तो जरूर ये सामने आएंगे, क्योंकि आधार कार्ड लेके तो बैठे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि कुछ कुछ चीजों से ये फेमिलियर हो चुके हैं, इनके कुछ कुछ हक आ चुके हैं, इनको मालूम है हमारे हक क्या हैं। तो कह रहे हैं वोटर आईडी कार्ड भी है इनके पास, तो इनको पढ़ने लिखने, इनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने में तो कोई मना नहीं होगी। नेबरहुड स्कूल में जा सकते हैं, सरकारी स्कूल में कोई मना नहीं करेगा इनके एडमिशन के लिए, लेकिन इनको लाना पड़ेगा अपने दायरे के अंदर, सरकार को दायरे लाना पड़ेगा। प्रेम, वाकई ये सवाल आपने पूछा, वहाँ समझने की कोशिश की कि चाहे वो शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य का हो या फिर महिलाओं के अधिकारों को लेकर, अगर इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर उससे वंचित क्यों हैं? वजह क्या दिखी आपको? वो जा रहे हैं कुछ स्कूलों में, कुछ ने एडमिशन करा रखे हैं। दिक्कत क्या हो रही है, जब वो स्कूल में जा रहे हैं और लोकल विद्यार्थियों के साथ शामिल हो रहे हैं तो लोकल विद्यार्थी उनको अडॉप्ट नहीं कर रहे। सड़क में रह रहे हैं, नाले के ऊपर रह रहे हैं, नाला साफ़ करने वाले हैं, हर बार उनका घर झुग्गी तोड़ देते हैं, नाला साफ़ करते हैं, जैसे ही साफ़ करने वाले भागते हैं वो वापस लगा लेते हैं। हर वक्त इनका घर टूटने के कगार पर रहता है, हर वक्त ये खतरा रहता है कि कब कौन विभाग आके हमको धमका के और भगा देगा। ऐसी स्थिति में बच्चे जा भी रहे हैं स्कूलों में, तो उनके जो लोकल बच्चे हैं उनके साथ वो ठीक से फेमिलियर नहीं हो पा रहे, उनके साथ ढंग से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, उसको कोप नहीं कर पा रहे। ऐसी स्थिति में दिक्कत हो रही है कि धीरे धीरे स्कूल छोड़ दे रहे हैं। अब कोई घर में पढ़ाने वाला है नहीं, घर वालों को इससे पहले शिक्षा के बारे में पता नहीं है, वो कह रहे हैं जी सरकारी स्कूल है, हम तो वहाँ जाते नहीं, पढ़ाते नहीं है। जब मैंने उनसे पूछा कि हम सब सरकारी स्कूल से बढ़ के आए हैं, इस देश की इस टाइम जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है या पॉलिटिशियन में है, वो सारे ज़्यादातर उनमें से सरकारी स्कूलों से पढ़ के आए, तो फिर तुम्हारे बच्चों को क्या दिक्कत हो रही है? लेकिन मुझे लग रहा है कि जो स्थानीय लोगों के साथ उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो रह रहे हैं वहाँ पे, लेकिन स्थानीय लोग उनको अभी भी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। आप करेंगे स्थानीय लोग नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं और ना ही सिस्टम, उनकी लाइफ स्टाइल को लेकर सरकार अडॉप्ट कर पा रही है। वाकई रमेश जी, ये एक बड़ा दर्द है जो शायद आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर अडॉप्ट करने को आप तैयार नहीं है, सोच आपकी उस तरह की हो चुकी है, तो फिर बदलाव कैसे आएगा? देखिए, ऐसा है, आज़ादी के बाद मुझे लगता है कि हमारे देश में जितनी भी सरकारें रही हैं, उन सरकारों ने कभी भी इस समाज के सही विकास की दिशा में सोचने का प्रयास नहीं किया। असल में नोमैडिक जो लाइफ है उसको हम हमेशा से बहुत ही रोमांटिसाइज करते रहे। एक बहुत दिनों तक यह अवधारणा बनी रही सरकार में कि ये लोग बसना ही नहीं चाहते। अगर इनको बसाने की कोशिश भी की जाए तो ये लोग घुमंतु ही रहना चाहते हैं, जबकि बड़े पैमाने में दिया गया। जबकि यह सच नहीं है। ये लोग भी समाज की मुख्य धारा में आना चाहते हैं, ये भी और लोगों की तरह समाज के बीच में रहना चाहते हैं, उनके साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं। लेकिन यह जो अवधारणा है, इस कारण इनको समाज की मुख्य धारा से बहुत लंबे समय तक काट कर रखा गया। और दूसरी चीज़ ये है कि यह जो विकास की धारणा है कि अगर किसी के पास में वोटर आईडी कार्ड है, किसी के पास में आधार ये है, तो इससे उनको समाज के वो सभी अधिकार मिल जाएंगे जो दूसरे लोगों को मिलते रहे हैं, तो यह सही नहीं है। इनमें से अधिकतर लोगों के पास में वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन जाति के प्रमाण पत्र नहीं है। वोटर आईडी कार्ड इसलिए है कि वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो इनको वोटर आईडी कार्ड दिलवाने में मदद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये चुनाव में भाग लेंगे तो कहीं ना कहीं उससे हमें फायदा होगा। अब हम इनको घुमंतु जनजातियां कहते हैं। जनजातियां तो कहते हैं, लेकिन ये लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं आते।
इनमें से बहुत से लोग तो एससी में भी नहीं है, ओबीसी में भी नहीं है। और जैसा कि दोनों जी ने कहा कि ये जो जातियां हैं कोई एक जाति नहीं है, अलग अलग इसके अंदर गाड़िया लोहार हैं, इसमें नट हैं, इसमें सपेरे हैं, इसमें कलंदर हैं, इसमें जोगीज हैं, सैकड़ों ऐसी जनजातियां हैं। और उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उनकी जाति की परिभाषा ही बदल जाती है। वक्त की कमी है। दुनू साहब, एक आखिरी बहुत संक्षेप में आपके रिएक्शन चाहूँगा कि इनको बदलने, इनके हालात को बदलने के लिए आपकी नज़र में सीधा और एक आसान तरीका यहाँ से शुरुआत हो सकती हो? ये जो बात आ रही है समाज की मुख्य धारा में इनको लाने की, मुझे लगता है कठिनाई इसी में है। क्योंकि जो मुख्य धारा है वो है लोगों को आप बसाहट की जगह पे फ्लैट दे देंगे। फ्लैट में ये लोहा पीट पाएंगे? नहीं पीट पाएंगे, इसलिए ये फ्लैट में जाना नहीं चाहते। तो इसलिए मुख्य धारा की बात कहने के बजाय जो इनकी अपनी ज़रूरत है उस ज़रूरत का थोड़ा अध्ययन करना चाहिए और उस अध्ययन के मुताबिक किस प्रकार का घर बनाना चाहिए, किस प्रकार का रोज़गार होना चाहिए। जो लोहा पीटता है वो टाटा स्टील प्लांट में काम नहीं कर सकता। दोनों साहब, वक्त की कमी, लेकिन उन्होंने बहुत अहम बात कही कि इनकी ज़रूरतों के लिहाज से स्कीम्स बनाकर उनके लिए वो स्कीम्स चलाई जाएं और उनकी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश की जाए, ना कि उनको उनकी जगह से हटाकर मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास जो कि विफल साबित हुआ है अब तक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बहुत ही अहम मसले पर जुड़ने के लिए। तो हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। वक्त ब्रेक का है, आप बने रहिए राजसभा टीवी के साथ। नमस्कार।